हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता के व्लॉग। तो दिन है आज वेंसडे और मैंने ट्राई किया था मलाई कोफ्ता, तो सोचा आप सबके साथ भी उसकी रेसिपी शेयर करूं। तो फिर चलिए चलते हैं किचन की तरफ। और मैं यहाँ कर रही हूँ पोटैटो को ग्रेट, और मैंने इससे पहले पनीर को ग्रेट कर लिया है। तो मैं बता दूँ, इसके जो सबसे पहले इंग्रेडिएंट हैं वो है एक पनीर और पोटैटो। मैंने दोनों को ग्रेट करके मिक्स किया है। तो इन दोनों चीज़ों को ग्रेट करने के बाद मैंने इनको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स किया है। और ये मिक्स करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कोफ्ते तलते टाइम ये फट जाते हैं अगर आप अच्छे से मिक्स नहीं करते हो। इसके बाद मैंने रख दिया है ऑयल गैस पर। इतने मैं इसका मिक्स तैयार करूँगी, इतने में ऑयल गर्म हो जाएगा। तो बाकी के इंग्रेडिएंट मैं बता देती हूँ। इसमें मैंने मिक्स किया है हरी मिर्च, हरा धनिया, नमक, लाल मिर्च, और इसकी बाइंडिंग के लिए मैंने यूज़ की है मैदा। तो मैंने इसमें 2 टेबलस्पून मैदा यूज़ की है। तो मैं बताऊं तो मैदा यूज़ करने का पर्पस ये है कि इससे एक तो बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है, और अगर आपके पनीर में या फिर पोटैटो में थोड़ा भी मॉइस्चर होता है तो उससे ये कम हो जाता है, और इससे कोफ्ता फटता नहीं है। मेन प्रॉब्लम जो कोफ्ता बनाने में आती है वो यही आती है कि अगर इसमें मॉइस्चर रह जाता है तो वो कढ़ाई में फट जाता है, जिससे सारा ऑयल भी ख़राब हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। और मैदा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा भी आपको लगे। तो इसके बाद मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स किया है। ये एक तरीके से डो की तरह हो जाता है, जैसे आटे का होता है। और आप इसके बाद इसे टेस्ट भी कर सकते हैं कि आप एक कोफ्ता बना के देखिए, अगर वो टूटता नहीं है, कहीं से फटता नहीं है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है। और अगर ये चिपक रहा है बहुत ज़्यादा, या आपको लग रहा है इसमें बहुत ज़्यादा पानी है, तो आप इसमें और मैदा ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरा कोफ्ता एकदम रेडी है। और इसके बाद मैं थोड़ी सी मैदा हाथ पे लेके इस पे रोल कर दूंगी, जिससे कि इसके फटने के चांसेस और कम हो जाते हैं। वो आगे के प्रोसेस में आपको दिख जाएगा। तो अब मैं बना लेती हूँ अपने सारे कोफ्ते। और ये मैंने लिए हैं कुछ किशमिश, मैंने इनको वॉश कर लिया है। तो इसमें मैंने बीच में ऐड किया है किशमिश। आप इसमें काजू भी ऐड कर सकते हैं, और कोई भी ड्राई फ्रूट अगर आपको पसंद है तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैंने अपने सारे कोफ्ते रेडी कर लिए हैं। और सारे कोफ्ते बनाने के बाद और इनको तलने से पहले मैंने इनको एक बार मैदा में और कोट किया है। तो कोफ्ते तो हो गए हैं रेडी तलने के लिए। और इन कोफ्तों को आप 2 तरीके से तल सकते हैं, या तो आप इन्हें डीप फ्राई कर लें या फिर आप इन्हें शैलो फ्राई कर लें, जैसा भी आप चाहें कर सकते हैं। तो आज मैंने इनको किया है डीप फ्राई। और कोफ्तों को फ्राई करते टाइम एक बात का और ध्यान रखना है कि इनको बहुत ज़्यादा हॉट ऑयल में नहीं डालना है, या तो ये फट जाएंगे या ये बहुत जल्दी जल जाएंगे। इनको बहुत ही हल्के हाथों से चारों तरफ से फ्राई करें। तो ये लीजिए हो गए हैं मेरे सारे कोफ्ते रेडी। और अब मैं बनाने वाली हूँ इनके लिए ग्रेवी। तो ग्रेवी मैंने नॉर्मली जैसे शाही पनीर के लिए बनाते हैं वैसे ही बनाई है, मैंने पूरी रेसिपी नहीं दिखाई है। तो इसको मैं पकाने के बाद सीधे ग्राइंड कर लूँगी, और उसके बाद ही उसमें तड़का लगाऊँगी। तो इसमें मैंने टमाटर, प्याज और ये जो काजू मैंने लिए हैं, ये मैंने थोड़ी देर के लिए सोक कर लिए थे। तो आप इन्हें डायरेक्टली भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सोक इसलिए किए थे क्योंकि जब आप पेस्ट बनाते हैं तो उसमें वो इसका दरदरा फ्लेवर आता है काजू का, वो बहुत अच्छी तरह से स्मूथ पेस्ट नहीं बनता है। तो ये लीजिए मैंने इनको कर लिया है ग्राइंड, और देखिए इसका पेस्ट कितना स्मूथ एंड थिक बना है। तो इसके बाद मैंने बटर में कुछ मसाले ऐड किए जो नॉर्मल हम यूज़ करते हैं। उसके बाद मैंने उनमें पेस्ट ऐड कर दिया। और इसके बाद अगर कोई चीज़ कम ज़्यादा आपको लगती है तो आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं।
तो इसका पेस्ट काफ़ी थिक होता है, तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगी कि आप जब इसमें मसाले वगैरह ऐड करते हैं तो इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर लें। जितना थिक आपको चाहिए उस हिसाब से आप कर सकते हैं। मैंने इसको थोड़ा पतला ही रखा है, क्योंकि होता ये है कि रखने के बाद ये जब ठंडा होता है तो बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। तो यहाँ पर हो गए हैं मलाई कोफ्ता बन के रेडी। तो यहाँ पर एंड में एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ती है। तो यहाँ पर हम कोफ्तों को सीधा ग्रेवी में ऐड नहीं करते, क्योंकि क्या होता है कि कोफ्ते ग्रेवी में जाते घुल जाते हैं थोड़ी देर में, तो पता ही नहीं चलता बना क्या है। तो इसके लिए भी आप इन्हें जब सर्व करें तो अलग से ग्रेवी ऊपर से डालें, पहले से कोफ्ता ऐड ना करें। तो लंच वगैरह करने के बाद बच्चों का हो गया था सोने का टाइम, तो आज मैंने इन्हें थोड़ा सुला दिया था। अन्ना तो वैसे नहीं सोती है, लेकिन आज ये काफ़ी बीमार थी, इसको फीवर एंड कोल्ड का बहुत ज़्यादा हो गया और इसकी वजह से शायद मुझे भी हो गया है। मेरी आवाज़ में भी फ़र्क लग ही रहा होगा। और इसके बाद ये वक्त है शाम का, तो मैंने यहाँ पे दीपक लगाने के बाद मुझे लेके जाना था अन्ना को डॉक्टर के पास। तो उसको ले जाने से पहले ही मुझे अपने सारे काम निपटाने थे, जो जिसमें कुछ कपड़े भी रखे हुए थे। अब ऐसा होता है कि धूप इतनी तेज़ निकलती नहीं है, तो कपड़े भी सूखते नहीं हैं, तो नेक्स्ट डे तक ये और ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि ये काम भी करके ही चलती हूँ, वरना फिर कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा किया था बेड को ठीक, क्योंकि बच्चे शाम तक सब कुछ बिगाड़ ही देते हैं, दोबारा करना ही पड़ता है। तो इसके बाद मैंने कर लिए हैं सारे कपड़े फोल्ड। और आजकल मौसम भी ऐसा है कि बीमारियां इतनी चल रही हैं कि आना को तो 1 हफ़्ता हो गया है स्कूल गए हुए, वो तो गई ही नहीं है, और उसको भी काफ़ी कोल्ड कफ हो गया है, जिसकी वजह से धीरे धीरे मुझे भी लग गया है। अब जैसे जैसे सर्दियाँ आएंगी वैसे वैसे ग्राउंड फ्लोर पर तो धूप आनी बंद सी हो जाती है। मेरे कपड़े तो कभी सूखते नहीं हैं, तो इनके लिए बस मैं रात को क्या करती हूँ, फ़ैन चला के स्टैंड वहीं पे लगा देती हूँ, तो ये कपड़े सुबह तक सूख जाते हैं। लेकिन फिर भी सर्दियों में एक तो कपड़े इतने ज़्यादा होते हैं, ऊपर से धूप भी बिल्कुल कम होती है, तो कपड़े तो सूखने का नाम ही नहीं लेते। तो इसके बाद मुझे देखना था आना को। उससे पहले मैंने बेडरूम के भी थोड़े पिलोज़ वगैरह सही किए। तो आना को काफ़ी फीवर था, और इसके बाद मुझे इसे बस लेके ही जाना था। तो एक तो छोटे बच्चे घर में रुकते नहीं हैं, इसको भी मैंने बस टीवी चला के बैठा दिया था कि तब तक डॉक्टर के जाने का टाइम हो तब तक ये टीवी देखती रहे। तो आज का व्लॉग करती हूँ मैं यहीं पर एंड। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।